तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आई है? सेविंग बैंक अकाउंट सही से मेंटेन अगर नहीं करते तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देने वाले हैं सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर 8 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये जो कवर करने वाले हैं, यहाँ पर आप कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको मेंटेन करके चलना है, क्या इनकम टैक्स में कोई लिमिट दी गई है, उसके साथ साथ कितना मैक्सिमम कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, तीसरा कितना मैक्सिमम कैश विड्रॉल कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, क्या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट दी गई है सेविंग बैंक अकाउंट में, नेक्स्ट यहां पर कितना मैक्सिमम सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस जो है आपको मेंटेन करके चलना है, उसके अलावा अगर आप इनकम कोई आपकी आती है सेविंग बैंक अकाउंट में तो उस पर कितना टैक्स आपको कब कब देना है, एंड अगर आपके पास कोई नोटिस आ जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है डिपॉजिट विड्रॉल की, तो उस केस में यहां पर आपको नोटिस आती है या फिर डिपार्टमेंट यहां पर क्या एक्शन आपके अगेंस्ट लेता है, एंड उसका जो रिस्पॉन्ड है आप उस नोटिस का रिस्पॉन्ड कैसे देंगे वो भी हम इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो ये 8 बातें जो इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं जो है सेविंग बैंक अकाउंट रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या क्या यहां पर आपको ध्यान रखना है सेविंग बैंक अकाउंट के इनकम टैक्स रूल के तहत है। तो आ जाते बात कर लेते हैं सबसे पहले कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट आप यहां पर होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई है एज पर द आरबीआई के हिसाब से या फिर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। आप कितने भी नंबर ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट यहां पर होल्ड कर सकते हैं जितना आप करना चाहे, बट एज पर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हिसाब से आपको 2 या 3 आप करिए ताकि आप मैनेज करने में आपको दिक्कत ना आए। अगर आप मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे बैंक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, कार्ड चार्जेस या फिर मिनिमम बैलेंस ना रखवाने के भी चार्जेस आपको लगेंगे। उसके अलावा आप अपना पैसा जो है ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बार बार आप सभी बैंक अकाउंट में आपको पासबुक अपडेट करवानी पड़ जाएगी। उसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड यहां पर लिंक करवाने पड़ जाएंगे सभी बैंक अकाउंट में अगर आप 2 या 10 या 15 सेविंग बैंक अकाउंट होल्ड करके चलते हैं। हमारा यहां पर सजेशन है आपके लिए, 2 सजेशन इंपॉर्टेंट के यहां पर आप 2 या 3 सेविंग बैंक अकाउंट रखें ताकि आपके लिए मैनेज के लिए सही रहे, और आपको यहां पर जो एटीएम पिन है, पासवर्ड है, इनका इंटरनेट बैंकिंग है वो यहां पर आपको ध्यान में रहे, एंड यहां पर आपके जो बैंक चार्जेस है वो कम लगे। तो 2 से 3 आपके लिए सही रहेंगे। उसके अलावा यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी यहां पर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपने बैंक की डिटेल देनी पड़ती है, जितने भी आप पूरे साल के अंदर बैंक होल्ड करते हैं वो सभी जानकारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको देनी होती है। जैसे कि अगर आपने कोई क्लोज भी कर दिया अगर कोई बैंक अकाउंट तो भी आपको उसकी डिटेल जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देनी होती है। तो ये अगर आपके एक से ज्यादा अगर मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट है तो यहां पर आपको जो है दिक्कत आ सकती है, बिकॉज ये सभी इंफॉर्मेशन आपको बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है देनी पड़ेगी, और इन सभी को होल्ड करने के या फिर मेंटेन करने के जो चार्जेस है वो यहां पर बहुत ज्यादा आपको जो है कॉस्ट बियर कर सकता है। तो हमारी एक्सपर्ट की माने तो यहां पर आप 2 या 3 से सेविंग बैंक अकाउंट रखेंगे तो वो आपके लिए यहां पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मैक्सिमम कैश डिपॉजिट लिमिट क्या है सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर आप यहां पर कैश डिपॉजिट करवाते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 285(b)(a) के अंदर आप 10 लाख से ज्यादा अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर सीधे सीधे बैंक जो है रिपोर्टिंग कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहां पर 10 लाख की लिमिट आपकी एग्रीगेट लिमिट है पूरे साल के अंदर, चाहे आप टुकड़ों में भी क्यों ना करें। यहां पर 1-1 लाख 2-2 लाख करके भी आप करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाता है। अगर आपके एक सेविंग अकाउंट है या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है तो सभी को मिलाकर यहां पर बैंक देखेगी, अगर आपके 10 लाख से ज्यादा है तो यहां पर रिपोर्टिंग कर देगी। बट इसमें ध्यान रखिएगा सिंगल ट्रांजेक्शन की भी लिमिट दी गई है। सिंगल ट्रांजेक्शन अगर 2 लाख से ज्यादा हुआ तो भी यहां पर बैंक जो है आपकी रिपोर्टिंग कर सकती है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एग्रीगेट ट्रांजैक्शन यानी टोटल ट्रांजैक्शन सभी सेविंग बैंक अकाउंट से जो आपके बैंक के अंदर यहां पर जो आपने होल्ड करके रखे हैं उसके अंदर 10 लाख से ज्यादा का आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है। वैसे अगर आप 10 लाख से ज्यादा का अगर ट्रांजैक्शन कर भी देते हैं, कैश डिपॉजिट भी करवा देते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है कि उसका प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए उस इनकम का जो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं। उसके अलावा एक और यहां पर सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया था 21 अप्रैल 2022 को, जिसके अंदर अब यहां पर अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवाते, चाहे आप कैश में करवाएं, एनईएफटी करवाएं, आरटीजीएसटी करवाएं, नेट बैंकिंग करवाएं या चेक से करवाएं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ये 50 लाख सब टैक्स पेयर वाइज है, यानी सभी बैंक को मिलाकर, सभी अकाउंट को मिलाकर पूरे साल के अंदर, यानी समझ लीजिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अगर आपने यहां पर जो है सभी बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया है या नेट बैंकिंग करवाया या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया तो आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा। भले ही आपकी बिजनेस जो है प्रॉफिट में हो या लॉस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं
मैक्सिमम कैश विड्रॉ लिमिट क्या है सेविंग बैंक अकाउंट में, तो यहां पर सेक्शन 194N के अंदर यहां पर दिया गया है। इनकम टैक्स में कोई मैक्सिमम विड्रॉ लिमिट तो नहीं दी गई है, बट यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजन बजट 2019 के अंदर एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था, टीडीएस प्रोविजन 194N। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो उस केस में यहां पर बैंक जो है यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। तो यहां पर अगर आपने 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ के अंदर किया तो आपको 2% यहां पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, और 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 5% का यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है पिछले 3 सालों की, तो यहां पर बैंक आपका जो है टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। उसके साथ साथ यहां पर किन लोगों का टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है, जैसे इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, उसके अलावा गवर्नमेंट और बैंक और पोस्ट ऑफिस को यहां पर छूट दी गई है। एंड यहां पर जो है जो 1 करोड़ की लिमिट है वो बैंक वाइज दी गई है, यानी आप एक बैंक से 1 करोड़ ले सकते हैं। समझ लीजिए आपने 3 बैंक से विड्रॉल किया है 1-1 करोड़, तो 3 करोड़ से 3 करोड़ आपने एक्सीड 3 करोड़ तक आपने ले लिया विड्रॉल, तो उस केस में कोई भी बैंक आपका डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन एग्जांपल के हिसाब से बताएं कैसे आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। समझ लीजिए आपने पहला ट्रांजैक्शन किसी बैंक में 99 लाख का किया है, उसके बाद आपने 1.5 लाख का किया है, तो 50,000 पे आपका टीडीएस कटेगा, ना कि पूरे 1 करोड़ 50,000 पे आपका यहाँ पे टीडीएस कटने वाला है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, चाहे आपने नेफ्ट से किया हो, एनईएफटी से किया हो, आरटीजीएस से किया हो, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या फिर यूपीआई से कर रहे हैं, या फिर अदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में यहां पर क्या कोई लिमिट दी गई है। तो यहां पर इनकम टैक्स में अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। पर ध्यान रखिएगा यहां पर सेक्शन 44A भी आ जाता है सर। अगर आपका टर्नओवर यहां पर जो ट्रांजैक्शन अगर आपको करते हैं उसको यहां पर टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट मानी जाती है इनकम टैक्स के हिसाब से, यानी 44AB के हिसाब से अगर आप 2 करोड़ के अंदर आपकी रिसिप्ट होती, ग्रॉस रिसिप्ट टोटल टर्नओवर होता है आपका, तो उस केस में आपको 6% का यहां पर जो प्रॉफिट पे आपको जो इनकम टैक्स लग जाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, यहां पर 6% ऑलरेडी आपने दिया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, या 8% आपने दिया है प्रिजम्पटिव बेसिस पे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट ध्यान रखिएगा अगर आपका टर्नओवर जो ट्रांजैक्शन है 40 लाख से ज्यादा चला जाता है, तो उस केस में यहां पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशन है तो यहां पर 44ADA यहां पर आ जाता है, जहां पर 50 लाख तक आप अगर ट्रांजैक्शन रहता है तो उस केस में यहां पर 50% आप प्रिजम्पटिव दिखा सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा होगा तो आपको ऑडिटेड केस में आना होगा। अगर आप यहां पर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और अगर आपका बिजनेस का पूरे साल में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से यहां पर मैंडेटरी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ जाएगा। अगर आपका बिजनेस टोटल टर्नओवर सेल या ग्रॉस रिसिप्ट 60 लाख से ज्यादा है, या प्रोफेशनल रिसिप्ट यहां पर 10 लाख से ज्यादा है, भले ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्या यहां पर कोई मैक्सिमम सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस लिमिट दी गई है। तो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर कोई भी यहां पर मैक्सिमम सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस लिमिट यहां पर नहीं दी गई है, आप जितना चाहे उतना मेंटेन कर सकते हैं। एग्जांपल के हिसाब से अगर आप सालाना 4 लाख रुपए की इनकम है और 4 लाख रुपए यहां पर डिपॉजिट करवाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, यानी 10 साल में आप यहां पर 40 लाख रुपए डिपॉजिट करवाते हैं, यानी 40 लाख का आपका बैलेंस होता है, तो यहां पर आपको कोई भी इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। बट ध्यान में रखिएगा जो 4 लाख की आप सालाना इनकम दिखा रहे हैं वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर होनी जरूरी है, या फिर आपको जो है पूरा प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए कि ये 4 लाख रुपए आपके पास कहां से आए, तो यहां पर जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल्ड होना चाहिए, और जो टैक्स बन रहा है उस पे स्लैब रेट के हिसाब से आपको वो टैक्स पेड होना चाहिए। एग्जांपल के हिसाब से अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करी है, 15 लाख की प्रॉपर्टी आपने सेल करी है, चेक जो है वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी ये प्रॉपर सोर्स हो गया आपके पास 15 लाख का, आपने चेक आया है बिकॉज आपने प्रॉपर्टी सेल करी है, और इनकम टैक्स रिटर्न में आप दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी सेल, और जो भी कैपिटल गेन आ रहा है आपका वो यहां पर आप उस पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्या कोई टैक्स लगने वाला है सेविंग बैंक अकाउंट पे। तो यहां पर अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं तो यहां पर आपको इंटरेस्ट इनकम आती है, तो उस इंटरेस्ट इनकम पर आपको यहां पर इनकम टैक्स लग सकता है। पर ध्यान रखिएगा सेक्शन 80TTA अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है 10,000 तक आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा, यानी 10,000 तक आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको यहां पर जो है सेविंग बैंक अकाउंट अगर एनबीएफसी के अंदर आपने किया तो उससे कोई इंटरेस्ट मिला तो उसकी आपको यहां पर छूट नहीं मिलने वाली है। ये इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको दिखाना इंटरेस्ट इनकम, एंड यहां पर 10,000 तक आप छूट ले सकते हैं। 10,000 के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 20% की स्लैब रेट में आते हैं तो 20% के हिसाब से आपका 2,000 की टैक्स सेविंग हो जाती है, और अगर आप 30% की स्लैब रेट में आते हैं तो 3,000 का यहां पर आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। उसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 80TTB के अंदर यहां पर आपको 50,000 तक की छूट मिलती है, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट से ले या फिर यहां पर बैंक सेविंग से ले या टाइम डिपॉजिट से ले, तो यहां पर आपको जो है 50,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी
50,000 तक समझ लीजिए, अगर आपके यहाँ पर 45,000 की इंटरेस्ट इनकम आ रही है सभी से मिलाकर, तो यहाँ पर 45 तक की आपकी छूट मिल जाएगी, 50 की नहीं मिलेगी। अगर आपकी 60 की आ रही है तो यहाँ पर 50 तक की आपकी 50,000 तक की आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म 15G और 15H यहाँ पर बनना रहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका नोटिस आ जाता है एंड उस नोटिस का आप रिस्पोंड कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी लिमिट पूरे साल में जो हमने ऑलरेडी आपको बता दी है, डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट जो है 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टुकड़े टुकड़ों में 1-1, 2-2 लाख करके 10 लाख से ज्यादा मत करिएगा, और सिंगल ट्रांजैक्शन यहां पर 2 लाख से ज्यादा कभी मत करिएगा, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकती है। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाती है, अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते, तो यहां पर आपको दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न है आपका फाइल होना चाहिए। दूसरा, यहां पर अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन से कम है, तो यहां पर आपके पास प्रॉपर सोर्स होना जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं हुआ और रिटर्न भी जो आपने फाइल किया उसके अंदर आपको प्रॉपर सोर्स दिखाना है, तो यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर 10 लाख से ज्यादा करते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है, बट अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये पैसा जो है वो आपको कहां से आया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आप सोर्स डिक्लेयर नहीं कर पाते तो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर इसको अनएक्सप्लेन कैश माना जाता है और 60% तक आपको यहां पर इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। समझ लीजिए 15 लाख का आपने कैश डिपॉजिट करवाया और उसका कोई भी प्रॉपर आपके पास सोर्स नहीं है, तो 60% के हिसाब से यानी 9 लाख आपको इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। उसके अलावा सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी आपको देना पड़ सकता है। एंड यहां पर हमारा एक इंपॉर्टेंट सजेशन है आपके लिए कि अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी भी सेविंग बैंक अकाउंट से मत करिएगा, आप इसको करंट अकाउंट से करिए। सेविंग बैंक अकाउंट आप पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए, जैसे कि लाइट बिल एक्सपेंडिचर हो गया या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस के लिए आप कर सकते हैं, बट करंट अकाउंट आप मेंटेन करके चलिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर लिमिट यहां पर 50 लाख की दी है, चाहे आप कैश डिपॉजिट करवाते या कैश विड्रॉल करवाते, 50 लाख तक आपको यहां पर कोई भी जो है रिपोर्टिंग नहीं होगी। बैंक यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करेगा, चाहे एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो पूरे साल के अंदर। लेकिन 50 लाख से ज्यादा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सोर्स होना चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न आपकी फाइल होनी चाहिए, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट होल्ड कर रहे हैं तो कितना आपको डिपॉजिट करवाना है, कितना आपको विड्रॉल करना है, क्या आपको मेंटेन लिमिट है, ये सभी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।